नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और यह वीडियो यूकेपीएससी की लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो बायोटेक के हों, चाहे वो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, तो सारे के सारे टेक के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि यूकेपीएससी की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, वहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन पूछा जाता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस पार्ट को आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है, तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। एक दो बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक दो बार सुनने के बाद ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ आपके लिए रिवीजन के लिए रहेगा, और एक दो बार वीडियो को सुन लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। खासकर जो भी प्री एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीसीएस का प्री हो, लोअर पीसीएस का आरओ या आरओ, तो उनमें साइंस एंड टेक पूछा जाएगा। और एक फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पर नई विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति 2003 से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ही देखने को, अब एग्ज़ाम भी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कंडक्ट हो रहे हैं। सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रखी हैं, आपका स्टडी टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा से रहती हैं और बनते भी आए हैं। तो इस नीति के बारे में जान लेते हैं। पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो साइंस एंड टेक से संबंधित जो भी भावी कार्यक्रम होंगे उनको लागू करने के उद्देश्य से, तो उनकी एक रूपरेखा बनाए। इसके लिए इस नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन के प्रति रवैया, जो हमारा प्रशासन है उसके प्रति रवैया, मौजूदा भौतिक एवं ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, अभी जो भौतिक संसाधन या फिर जो भी ज्ञान से रिलेटेड संसाधन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, अभी आप देखते होंगे जैसे ड्रोन का सिस्टम बहुत अच्छा आया है, और इसके अलावा ड्रोन जो है आपदा प्रबंधन में सहायक, और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके सृजन और प्रबंधन तथा लाभ एवं उपयोग के बारे में जागृति पैदा करता है। इस नीति में ये सारा क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में ये क्या करता है, जागृति पैदा करता है। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा से शुरू करते हैं। परमाणु ऊर्जा और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, वरना नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। एक दो बार ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला, तो ये तो सभी को पता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अभी हाल ही जो एग्जाम होंगे तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी डे पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी डे जो कि 11 मई को होता है, 11 मई को टेक्नोलॉजी डे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग गठित किया गया। तो ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 15 अप्रैल 1948 को और 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, तो 10 अगस्त 1948 को। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। और जो डीएई है, यानी परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन ही कार्य करता है। इसके कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये खास बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आप टेक्नोलॉजी की भी तैयारी करते हैं, साइंस एंड टेक की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है, ट्रॉम्बे, मुंबई में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है, तमिलनाडु में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर में, मध्य प्रदेश में है। एटॉमिक मिनरल डिवीजन, ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हो गया। और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर,
वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए भारत के परमाणु रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं हम। तो भारत के परमाणु रिएक्टर जो है ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन बनता आया है। तो सबसे पहला तारापुर जो संयंत्र है, तारापुर परमाणु संयंत्र, ये इसकी स्थापना 1972 में, और जगह बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ये है। ये किस तरह का रिएक्टर है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ये है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान दूसरा, 1972 इसकी भी स्थापना। ये हैवी वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड ये रिएक्टर है। और तीसरा जो है ये मद्रास तमिलनाडु में 1984 में स्टैब्लिश होता है, ये भी क्या है? हैवी वाटर रिएक्टर है। और नरोरा उत्तर प्रदेश, ये भी नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ये भी हैवी वाटर रिएक्टर है, 1991 में स्टैब्लिश होता है। और काकरपारा जो कि सूरत गुजरात में है, ये 1993 में स्टैबल होता है और ये भी हैवी वाटर रिएक्टर है। सेम कैगा कर्नाटक है, कैगा परमाणु रिएक्टर या कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये कर्नाटका में है, 2000 में स्थापित होता है और यह भी एक हैवी वाटर रिएक्टर है। आपको जगह खास ध्यान रखनी है, तारापुर महाराष्ट्र हो गया, रावत भाटा राजस्थान हो गया, मद्रास तमिलनाडु हो गया, नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश, काकरपारा हो गया गुजरात, कैगा हो गया कर्नाटका में। ईयर भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। आगे देखिए भारत के परमाणु परीक्षण। तो भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा व्हाइट सैंड्स 1945 में किया गया था। तो पहला पूछा जा सकता है, तो विश्व का ये व्हाइट सैंड्स में 1945 में किसने किया था? यूएसए में हुआ था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण वाला जो बहुत फेमस है जैसलमेर में किया था। इसका नाम भी स्माइलिंग बुद्धा करके दिया था। तो ये आपको थोड़े से फैक्ट जो है ध्यान रखना है। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इस बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था वो 11 और 13 मई 1998 को किया था। ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से पोखरण में किया था। तो ये भी कहाँ? पोखरण में किया था। और ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से किया था पोखरण में। इसमें 5 नाभिकीय परीक्षण किए थे। कितने? 5 नाभिकीय परीक्षण किए थे। और अब आपको खास नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। इस परीक्षण को करने वाली टीम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर काकोडकर तथा डॉक्टर आर चिदम्बरम शामिल थे। और मेन जो लीड इसको कर रहे थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे। तो भारत को परमाणु संपन्न करने में इनका महान योगदान है। ये अधिकतर सभी के आइडियल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान हस्ती हमारे देश की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक बात बताइए, जब 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ है हमारे यहाँ, तो इसके बाद से ही इसी क्योंकि परमाणु संपन्न हम बने, तभी हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, जो कि 11 मई को मनाते हैं। तो ये बताइए 1998 के टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखिएगा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ से मिलेगी आपको। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कब से शुरू हुआ? तो 1962 में शुरू हुआ। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण प्रक्षेपण केंद्र, इसका टेरिस नाम है, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण प्रक्षेपण केंद्र कब? 1963 में। आगे देखिए यहाँ से अमेरिका द्वारा दिया गया पहला साइडिंग रॉकेट नाइक स्पास अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो सबसे पहले अमेरिका का नाइक स्पास अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है इस जगह से। आगे देखिए 1969 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या हुआ था? इसरो का गठन हुआ था। 1969 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 हमारे लिए ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष जो है इसरो का गठन किया गया था। और इसरो ने आज की डेट में कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। 1972 में अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। अब देखिए प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं कि कौन कहाँ पर है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन एजेंसी ये बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये अहमदाबाद हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय मध्य मंडल, समताप मंडल, भारी क्षोभ मंडल, रडार सुविधा ये तिरुपति हो गया।
कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यह भी कहाँ है, अहमदाबाद में है। इसरो के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं ये हम जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और प्रधान नियंत्रण सुविधा ये हासन कर्नाटका में स्थित है। तो ये चारों संस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी हैं तो, लेकिन ये सबसे मेन है सतीश धवन, विक्रम साराभाई, इसरो उपग्रह केंद्र और प्रधान नियंत्रण सुविधा। आगे देखिए, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है। विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट ये भी अहमदाबाद में स्थित है। द्रव प्रणोदक प्रणाली ये कहाँ पर स्थित है, ये महेंद्रगिरी में स्थित है। ऐसे इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट ये फिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इसरो पुरा समिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल ये पीनिया बेंगलुरु में स्थित है। तो ये संस्थाएं जो हैं इसरो के अंडर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं हैं। इनके नाम और जगह थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम अब हम देखते हैं। भारत ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों को स्थापित किया है। सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो सिस्टम है, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट। यहाँ पर देखिए, यह टेलीविजन प्रसारण एवं मौसम सेवाओं से संबंधित है। तो इनसैट किससे संबंधित है, टेलीविजन प्रसारण और मौसम सेवाओं से संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है ये किससे संबंधित है, टेलीविजन प्रसारण और मौसम सेवाओं से संबंधित है। आगे देखिए, दूसरा भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, यह क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे उनकी निगरानी और प्रबंधन से संबंधित है। IRS एक तरह से भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे उनकी निगरानी करना, उनका मैनेजमेंट करने से संबंधित है IRS। तो आगे देखिए, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। अब अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के बारे में जानते हैं। भारत में प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 के दशक में शुरू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 4 प्रणालियां विकसित की गई हैं। इनमें सबसे पहला था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सबसे पहले इसे जो है 1980 में विकसित किया गया। वो विकसित किया गया 1980 में। तो ये शुरुआती है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान में इस प्रक्षेपण कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। अब देखिए, ASLV ये क्या था, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह वास्तव में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है, उसी का एक तरह से डेवलप्ड मॉडल था ये। अब आगे देखिए, PSLV, और ये हमारा अभी भी चलता है PSLV C-52, C-55 अभी आप लोगों ने सुने होंगे, हाल ही का जो सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। PSLV का पूरा फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का प्रथम क्रियाशील प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। और इसमें देखिए, अब आप यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट को PSLV XL द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और पहले तथा तीसरे चरण में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यानी HTPB एवं अमोनिया परक्लोरेट तथा दूसरे तथा चौथे चरण में डाई मिथाइल हाइड्राजीन एवं N2O4 का उपयोग किया जाता है। तो यह क्या है, एक तरह से पहले और तीसरे चरण में तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ में अमोनिया परक्लोरेट तथा दूसरे और चौथे चरण में डाई मिथाइल हाइड्राजीन और N2O4 का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ये क्या है, GSLV ये एक तरह से जियोग्राफिकल है। तो यह उपग्रहों के इनसैट सेकेंड वर्ग के GTO में स्थापित करने में सक्षम है। अभी देखिए, यहाँ पर GSLV का प्रथम प्रक्षेपण GSAT-1 था। तो GSLV का जो पहला प्रक्षेपण था वो आपको ध्यान रखना है, ये क्या था, GSAT प्रथम था। आगे देखिए, 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत का प्रथम जो एक तरह से भारतीय उपग्रह है, प्रथम भारतीय उपग्रह, वो कब प्रक्षेपित हुआ, तो 19 अप्रैल 1975 को। नाम इसका क्या था, आर्यभट्ट था। आगे देखिए, भारत में निर्मित पहले प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से श्रीहरिकोटा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से रोहिणी उपग्रह को 18 जुलाई 1990 को प्रक्षेपित किया गया। पहला मैंने बोला हमेशा पूछा जाता है,
तो जो भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण वाहन है SLV-3, इससे श्रीहरिकोटा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से कौन सा उपग्रह? रोहिणी। तो भारत ने जो अपने देश में विकसित उपग्रह लॉन्च किया वो पहला कौन सा? वो रोहिणी है। भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो वो आर्यभट्ट है, जो कि रूस के कॉस्मोस से हमने वो लॉन्च किया था। आगे देखिए, 1 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज नामक सोवियत यान से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय बना। तो राकेश शर्मा कब? 84 में, 1 अप्रैल 1984 को प्रथम भारतीय बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है, अंतरिक्ष में जाने वाले। इनसेट 2A देश में बना पहला उपग्रह था, जिसे 10 जुलाई 1992 को कोरू से एरियन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। इनसेट 2A, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 19 नवंबर 1997 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया से कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। तो प्रथम भारतीय महिला जो बनी कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 को। अब क्या पूछा जा सकता है? आज तक तो हमेशा यही पूछा गया ना, प्रथम महिला कौन है। अब पूछा गया कि किसके अंतरिक्ष यान से? तो USA के कोलंबिया नामक यान से गई थी कल्पना चावला। तो प्रथम भारतीय बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है। 1 फरवरी 2003, तो 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारी गई कल्पना चावला की याद में मैटसेट श्रेणी के उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना रखा गया। तो मैटसेट श्रेणी का जो उपग्रह है उसका नाम बदलकर कल्पना रख दिया गया था, क्योंकि दुर्घटना में जो है कल्पना चावला की मौत हो गई थी, तो उनके नाम पर। आगे देखिए, चंद्रयान फर्स्ट पर मौजूद मून मिनरल मैपर पर M3 में चंद्रमा की सतह पर जल की मौजूदगी की पुष्टि की। क्या हुआ है? चंद्रयान फर्स्ट पर जो मौजूद था मून मिनरल मैपर, इस पर क्या किया गया है? चंद्रमा की सतह पर इन्होंने जल की मौजूदगी की पुष्टि की है। 5 जनवरी 2014 को प्रक्षेपित GSLV D5 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा था। तो इसमें क्या था? सबसे पहले पूछा जा सकता है कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन किस में लगा था? तो GSLV D5 में लगा था। अब आगे देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया 1980 में। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो DRDO है, DRDO की स्थापना जो है 1958 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब रक्षा संबंधी संस्थान हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी काफ़ी फेमस है, खड़गवासला में है। नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये लोनवाला हो गया। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये आपका देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में हो गया। रक्षा प्रबंधन संस्थान, ये आपका सिकंदराबाद में है। आगे देखिए, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। तो एक बार फटाफट से दोबारा सुन लीजिए। नौसेना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला हो गया। नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लोनवाला हो गया। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोनों देहरादून में हो गया। रक्षा प्रबंधन संस्थान आपका सिकंदराबाद हो गया। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये आपका कोलकाता में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये वास्कोडिमा में स्थित है। मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में स्थित है। ये सारे क्या है? रक्षा अनुसंधान बनाने वाले संस्थान है। ये मंझगांव डॉक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में स्थित है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये आपका भी हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई। पहला प्रश्न, भारत में मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब? 1983 में। आगे देखिए, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP के अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एवं नाग 5 प्रक्षेपास्त्र विकसित किए गए। यह आपको ध्यान रखना है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एवं नाग, ये अधिकतर लोगों को आपको याद ही होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अग्नि। अग्नि क्या है? सतह से सतह, यानी भूमि से भूमि, सतह से सतह मार करने वाला ये है। सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है अग्नि। ये आपको ध्यान रखना है। इस श्रेणी में 3 प्रक्षेपास्त्र हैं। 3 क्या क्या हैं इसमें? तो अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड और अग्नि थर्ड। इनमें अंतर क्या है? इनकी मारक क्षमता का अंतर है। अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता आपकी 700 किलोमीटर हो गई और अग्नि सेकंड की जो है 2000 किलोमीटर हो गया और अग्नि थर्ड की जो है 3500 किलोमीटर हो गया। तो सबसे ज़्यादा मारक क्षमता अग्नि थर्ड की जो 3500 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए, यह परमाणु एवं
परंपरागत दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जा सकता है। तो चाहे वो परंपरागत विस्फोटक उसमें ले जाएं या फिर परमाणु बम ले जाएं, दोनों प्रकार के विस्फोटकों को अग्नि ले जा सकता है। तो अग्नि के बारे में क्या ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस तरह का एक तरह से प्रक्षेपास्त्र है, बैलिस्टिक है, एक तो बैलिस्टिक है, दूसरा सतह से सतह मार करने वाला है, सतह से सतह मार करने वाला है अग्नि। अगला देखिए, अब देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर कम दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, यह भी सेम है, सतह से सतह। इसकी मारक क्षमता जो है 500 किलोग्राम 250 किलोमीटर, यानी 500 किलोग्राम वजन को 250 किलोमीटर तक, और 1000 किलोग्राम अगर वजन बढ़ा दिया जाए तो 150 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर दूरी कम हो जाएगी। इसका प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को चांदीरमुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा है प्रक्षेपास्त्र वो है आकाश। तो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, आकाश। आकाश यह मध्य दूरी का हवा से हवा में, ये क्या है, एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है आकाश। तो यह एक साथ 5 विमान या मिसाइल को निशाना बना सकता है, एक साथ 5 विमान या मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर है। इसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं तथ्य। अगला जो हमारे पास है वो त्रिशूल है। यह निम्न स्तरीय त्वरित क्रिया से युक्त भूमि से भूमि पर, त्रिशूल भी क्या है, सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता जो है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है, 500 मीटर से यानी 9000 मीटर तक। इसके नौसैनिक संस्करण को टॉर्पीडो MK2 भी कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो नौसैनिक संस्करण है इसको टॉर्पीडो MK2 भी कहा जाता है। अगला देखिए नाग। नाग के बारे में जान लीजिए। ये क्या है, टैंक भेदी है, यानी ये टैंक को भेदने वाला है। ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी मारो और दागो और भूल जाओ वाला है ये। तो ये एक तरह से विरोधी के जो टैंकों को उसको नेस्तनाबूद कर देगा, फायर एंड फॉरगेट। मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसमें फोकल प्लेन रे तकनीक का प्रयोग किया जाता है, फोकल प्लेन रे तकनीकी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रक्षेपास्त्र हम पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस, ये क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस। तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस और ब्रह्मपुत्र और रूस का जो है, रूस का मॉस्कोवा, तो उनके दोनों के नाम पर बनाया गया है उसको। मारक क्षमता इसकी 290 किलोमीटर और 200 से 300 किलोग्राम वेट के साथ में। ब्रह्मोस के 3 संस्करण हैं, स्थल, वायु और नौ संचालन। तीनों संस्करण इसके हैं, स्थल भी और वायु भी और नौ संचालन भी। और जैसे मैंने बताया ब्रह्मपुत्र प्लस मॉस्कोवा से ब्रह्मोस नाम दिया गया है इसको। तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है और मॉस्कोवा जो कि रूस की नदी है, इससे मिलकर बनाया गया है ब्रह्मोस नाम। आगे देखिए धनुष। धनुष जो है ये पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को नौसैनिक संस्करण है, यानी पृथ्वी का ही नौसैनिक संस्करण है। जैसे कि पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करता है, वैसे ही धनुष भी जमीन से जमीन पर मार करता है। इसकी मारक क्षमता जो है 150 से 250 किलोमीटर है और ये किसके लिए है, नौसैनिक संस्करण है ये उसी का। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बारे में ये ध्यान रखना है, यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। यह दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही बहुत ही कम दूरी पर मारकर गिरा सकता है। प्रद्युम्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अस्त्र। अस्त्र क्या है, हवा से हवा में मार करने वाला। अस्त्र भी क्या है, हवा से हवा वाला। इसके मारक क्षमता 25 से 40 किलोमीटर है। मेन ये ध्यान रखना कि अस्त्र भी क्या है, हवा से हवा। सूर्य, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल है ये, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इससे हमला किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर तक है। अगला देखिए पिनाका। पिनाका के बारे में ध्यान रखना है, यह जमीन से जमीन यानी सतह से सतह मार करने वाला है। कम दूरी का बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका। इसकी मारक क्षमता जो है 39 किलोमीटर है। आगे देखिए सागरिका। यह समुद्र में छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है सागरिका। यह जमीन पर मारती है। यह अग्नि थर्ड का नौसैनिक संस्करण है। 26 फरवरी 2008 को समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण किया गया था। कब, 26 फरवरी 2008 को। तो सागरिका का पहला परीक्षण पूछा जा सकता है कब किया गया था, 26 फरवरी 2008 को। तो 2008 ये आपको ईयर इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अन्य रक्षा उपकरण। यहाँ पर अर्जुन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका विकास जो है DRDO ने किया है, तो रक्षा विकास अनुसंधान संस्थान ने इसका किया है। इसकी अधिकतम गति जो है 70 किलोमीटर पर हावर है, 70 किलोमीटर पर हावर ये चल सकता है। और इसकी दूरी जो है, दूरी क्षमता जो है 500 किलोमीटर है। यह रात में आसानी से काम कर सकता है अर्जुन। आगे देखिए
तेजस, तेजस बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित है। यह पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। इसमें GE404 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगा है। इसकी अधिकतम गति जो है 600 किलोमीटर पर हावर की है। आगे देखिए नेत्र, नेत्र भी किसने विकसित किया है, तो यह भी DRDO द्वारा विकसित है। चालक रहित विमान है ये और इसका वजन 1.5 किलोग्राम है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। तो नेत्र, जैसे कि पता है नेत्र मतलब आंखें, तो खुफिया जानकारी कलेक्ट करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। नेत्र मतलब आंखें और आंखों से क्या देखते हैं, तो खुफिया जानकारी को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। DRDO द्वारा विकसित है और चालक रहित विमान है। आगे देखिए INS अरिहंत, अरिहंत INS अरिहंत है ये। यह एक परमाणु चालित पनडुब्बी है। यह भारत द्वारा निर्मित की गई है। तो ये क्या है, परमाणु चालित पनडुब्बी है। आगे देखिए INS विक्रमादित्य, यह रूस से प्राप्त होने वाला विमान वाहक पोत है। अगला देखिए ध्रुव, यह DRDO द्वारा विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और इसकी अधिकतम गति जो है 245 किलोमीटर पर हावर होती है। गगन, गगन जो है यह एक वायु संचालन प्रणाली है। गगन, इसका निर्माण भारतीय विमानपत्तन एवं DRDO द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, DRDO और भारतीय विमानपत्तन द्वारा। यह आसमान में विमानों की भीड़ कम करने एवं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए आधुनिक GPS से संचालित ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली है। तो ये एक ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली है जो कि GPS से संचालित होगा और जो अन्य विमान आसमान में होंगे उन्हें रास्ता दिखाने के लिए या उनकी भीड़ कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगला देखिए समुद्री विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब समुद्री विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे। समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 1981 में महासागर विकास विभाग की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1981 में महासागर विकास विभाग की स्थापना। इसमें अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम भी शामिल है। इसमें जो अंटार्कटिका में अनुसंधान हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। अब तीनों सेनाओं के कमीशन पद, ये आपको पता ही होंगे कि कमीशन पद क्या क्या होते हैं। जैसे थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर। नौसेना की बात करें तो नौसेना में देख सकते हैं यहाँ पर एडमिरल हो गया, वाइस एडमिरल हो गया, रियर एडमिरल हो गया, कमांडर हो गया और कैप्टन हो गया। तो ये नौसेना के कमीशन पद हो गए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से कि कौन किसका है। ऐसे ही ये भी थल सेना के कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकंड के लेफ्टिनेंट और ये फिर से नौसेना के हो गए लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट, एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट, ये ध्यान रख सकते हैं। और वायुसेना के हो गए एयर चीफ मार्शल हो गया, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और CDS बताइए, वर्तमान में हमारे CDS कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा हमारा चिकित्सा अनुसंधान हम यहाँ पर देखेंगे, बायोटेक से रिलेटेड ये पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा सा रह गया तो इसको कवर करके चलते हैं। सबसे पहला प्रखनली शिशु जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला प्रखनली शिशु जो है 6 अगस्त 1980 को विकसित किया गया था। अस्पताल का नाम ध्यान रख सकते हैं, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में। तो भारत में पहला प्रखनली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसका जन्म जो है 6 अगस्त 1980 को। बच्चे का नाम बेबी हर्षा रखा गया था और अभिभावक इसके जो है मणि एवं श्यामजी चावला, इंदिरा आहूजा जो है डॉक्टर थे। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब जो है 6 अगस्त 1980 को अस्पताल किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में। अगला देखिए प्रथम ब्रिक गुर्दा प्रत्यारोपण। तो प्रथम जो ब्रिक है उसका प्रत्यारोपण कब किया गया था, मरीज का नाम है षणमुखम और ऑपरेशन की तारीख 1 दिसंबर 1971। सफल एक तरह से गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था। पहला प्रखनली बछड़ा, तो पहला जो प्रखनली बछड़ा, गाय का बछड़ा जो है इसका जन्म 1990 में दिसंबर में NDRI करनाल कहाँ है आपके, हरियाणा में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने बायोटेक के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करे। बायोटेक हो गया या फिर जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, बायोटेक, एक तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम से PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, सुनिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको डेट्स, फैक्ट्स ये आपको ध्यान ही रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। खासकर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो ये हर पेपर के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।